Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 30th ऑफ नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 30 नवंबर 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अभी इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर हम लोगों ने देखा 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक आखिरकार होते क्या हैं, क्यों आते हैं, कौन से रीजन से शुरुआत होती है, आज के टाइम पर पूरे दुनिया भर में कौन कौन से प्रोमिनेंट रीजन्स है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, भारत के अंदर कौन कौन से रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, उन रीजन को क्या बोलते हैं, सारे क्वेश्चन अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक ही आर्टिकल के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आएगा तो डेफिनेटली उनको आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है। हैवेना सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखो, हैवेना सिंड्रोम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो आज आप लोग को सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि हैवेना सिंड्रोम आखिरकार क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं, आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास माइक्रोवेव वेपन्स हैं, प्लस उसके बाद क्या भारत के पास कुछ इस प्रकार के वेपन्स हैं या नहीं है, अगर हैं तो उसका नाम क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे, अभी रिसेंटली आधार 2.0 वर्कशॉप देखने को मिला, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आधार कार्ड के क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, प्लस आधार कार्ड है क्या आखिरकार और इसको कौन इशू करता है। इस वर्कशॉप के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड के बेनिफिट्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, ये इस पूरे वर्कशॉप में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा करेंगे तुंद्रा सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। रशिया ने अभी यहाँ पर इस सैटेलाइट सिस्टम को सक्सेसफुली यहाँ पर ऑर्बिट पर रखा, तो डिस्कस करेंगे ये सैटेलाइट सिस्टम आखिरकार कैसे बेनिफिशियल होगा, प्लस इस प्रकार के सैटेलाइट्स क्या भारत के पास हैं, अगर भारत के पास कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वो कौन कौन सी हैं, डिस्कशन होगा। साथ ही साथ दुनिया भर में मोस्ट प्रोमिनेंट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल में प्रोजेक्ट स्वदेश के बारे में डिस्कशन होगा। देखो, आज के टाइम पर जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं ये दुनिया भर में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज को टैकल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वदेश को लाया गया है। ये प्रोजेक्ट स्वदेश किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कम करने में, ये भी आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। एट द लास्ट बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के बारे में। अभी बहुत सारे शहरों को ये सेंटर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इन सेंटर से काफ़ी फायदा होगा, प्लस जो स्मार्ट सिटी मिशन होता है वो क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे, दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। प्लस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हमेशा की तरह अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करके। और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का और हमेशा आप लोग यहां पर इसको पहुंचा भी देते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आज का रिवीजन कहाँ गया, तो हम लोगों ने आज के रिवीजन को वीडियो के लास्ट में लगा रखा है, तो फटाफट सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स का ही डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल हमारा पहला जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिस्कशन होगा अर्थक्वेक्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो सिंपल सा हम लोग ये समझेंगे ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो मैंने भी आपको बताया। देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है, मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को कवर किया जा रहा है। तो हमने देखा अर्थक्वेक आया है कहाँ पर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर वाले रीजन पर 6.1 मैग्नीट्यूड का ये हमने अर्थक्वेक देखा है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की अर्थक्वेक आखिरकार होता क्या है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, धरती का कांपना उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, नेचुरली यहाँ पर ये अर्थक्वेक अकर होता है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो अर्थक्वेक में होता क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी है उसकी वजह से कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। अब वेव बनती हैं और वो जो वेव है वो हर डायरेक्शन में भागती है। अब वो जो वेव है बेसिकली उसको हम लोग पहले बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, तो आपको ध्यान रखना उसको क्या बोला जाता है, सेस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक में सेस्मिक वेव्स निकलती हैं।
ये वेव्स जनरेट होती है जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं, और ये जो वेव्स हैं ये हर तरफ ट्रैवल होती हैं, और इन वेव्स के अंदर मैग्नीट्यूड्स काफ़ी हद तक कम ज़्यादा देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी वेव काफ़ी खतरनाक होंगी और उतनी ज़्यादा डिजास्टर्स होंगी, उतनी ज़्यादा बर्बादी करेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये अर्थक्वेक के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो देखो, जब आप अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो अर्थ के सरफेस के अंडर में आपको दो सेंटर देखने को मिलते हैं, एक होता है हाइपोसेंटर और एक होता है एपिसेंटर। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। आप मान लो ये अर्थ का ग्राउंड है, अब अर्थ के सरफेस के अंडर में आप देख पाओगे बिल्कुल अंदर एक होता है हाइपोसेंटर बीच में, उसके बाद जो अर्थ का सरफेस होता है, जो टिप होती है ऊपर की, इसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, दोनों को ध्यान से देख लेना। अब जो अर्थक्वेक है ना, बेसिकली ये स्टार्ट कहां से होता है, तो ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है हमारा हाइपोसेंटर से, बिल्कुल अंदर से शुरुआत होती है इसकी। इस प्रकार से सेस्मिक वेव्स को जनरेट करता है। ये सेस्मिक वेव्स इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड्स कम होती रहती हैं, और प्लस उसके बाद जिस रीजन में आप देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होगा, उस रीजन में ज़्यादा डिजास्टर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं उनका ही बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं, प्लस इनका क्या फॉर्म देखने को मिलता है, सारी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर करवाई जाएंगी। पहली चीज़ तो ये समझ लो, जो यहाँ पर अर्थ के सरफेस के अंडर में जो दो सेंटर्स होते हैं, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, इसमें से जो हाइपोसेंटर है यहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यहीं से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। अर्थक्वेक अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो। फॉल्ट जोन्स बोलते हैं, कुछ टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है। कभी कभी यहाँ पर कॉन्वर्जेंट होता है, कभी कभी डाइवर्जेंट होता है। ये क्या होता है कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, आगे हम लोग समझेंगे। उसके बाद वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, प्लस ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। तो बहुत सारे अर्थक्वेक्स हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख पाएंगे सबसे मेन बड़ा रोल का, जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। आपको मालूम होगा हमारे अर्थ पर नीचे की साइड आपको यहाँ पर प्लेट्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। अब इनका मूवमेंट होता है, अब वो जो मूवमेंट होता है वो हर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मतलब कि इसके पीछे के रीजंस होते हैं। मैं फिलहाल आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस प्रकार से चीज़ें कंडक्ट होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट कैसे होता है। इसके पीछे के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी और हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस लेकिन फिर भी आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। मान लो यहाँ पर ये प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई, हमारी यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, अब आपस में यहाँ पर ये मूव करती हैं। तो मूव करती हैं, एक तो मूवमेंट इनका ऐसे होता है कि आमने सामने मूव करती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। कौन सा? कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, जब ये आमने सामने मूव करती हैं। और एक यहाँ पर जो प्लेट्स हैं बेसिकली, अब यहाँ पर आप देख पाओगे इनका मूवमेंट होता है दूर दूर, ये एक दूसरे से दूर भागती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। कहीं पर कॉन्वर्जेंट है, अर्थ के नीचे चल रहा है ये मूवमेंट, और कहीं पर डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और यहाँ पर टेक्टोनिक्स देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम लोग अगर पेड़ लगा दें। ठीक है, ये कुछ और प्लेट टेक्टोनिक्स नीचे हैं। अब ये कैसे मूव करती हैं? ट्रांसफॉर्म की तरीके से मूव करती हैं, मतलब इस प्रकार से आगे पीछे की साइड यहाँ पर ये मूव करती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दो मेन रहते हैं हमेशा, डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट। इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको हम लोग अगर बात करें तो जो कॉन्वर्जेंट वाला मूवमेंट है इसको हम लोग सबडक्शन भी बोलते हैं। सबडक्शन क्यों बोलते हैं आगे आपको समझ में आएगा। प्लस जो ट्रांसफॉर्म वाला मूवमेंट है इसको हम लोग लेटरल स्लाइडिंग भी बोलते हैं, जहां पर स्लाइड्स हो रही हैं आपस में एक दूसरे से। उसके बाद एक जो हमारा डाइवर्जेंट वाला मूवमेंट है उसको हम लोग स्प्रेडिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, कन्वर्जेंट आपस में आ रही है, प्लेट्स टकरा रही हैं, डाइवर्जेंट दूर भाग रही हैं, और यहाँ पर स्लाइड मतलब आपस में प्लेट से स्लाइड हो रही हैं। ठीक है, इसके बारे में एक आइडिया रखना है। अब बात करते हैं जो अर्थक्वेक्स है, आज के टाइम पर दुनिया भर में कौन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो कुछ अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं, जिनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो खतरनाक अर्थक्वेक्स आए हैं वो आए हैं पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट पर। इसको हम लोग बोलते हैं सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट। ये बेल्ट कहाँ पर है? इस बेल्ट को हम लोग कहाँ पे देख पाएंगे? तो ये इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा डेफिनेटली कि जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पर हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और एक से बड़ा एक खतरनाक डिजास्टरस अर्थक्वेक आता है। ये लगभग आप कह सकते हो हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर 81% तक जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो सब इसी रीजन के अंदर, रिंग ऑफ फायर वाले रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हमारा रिंग ऑफ फायर वाला रीजन हो गया। अगर हम इसको मैप में देखें, मैंने वर्ल्ड मैप भी लगाया था लेकिन वो मैप शायद हट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हुआ, इधर चलोगे ये साउथ अमेरिका का रीजन हुआ, नीचे ऊपर नॉर्थ अमेरिका हुआ। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये पैसिफिक ओशन है, इस प्रकार से आप देख पाओगे ये रिंग ऑफ फायर बनता है। ये इसी प्रकार से जो ये रेड वाले जोन्स है, यहाँ सभी जगह पर आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर आपने सुना होगा इंडोनेशिया वाले रीजन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। बिल्कुल, तो इंडोनेशिया वाला रीजन यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक्स, ये भूकंप हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना, जो रिंग ऑफ फायर है यहां पर क्या होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इनके बीच में हम लोग सबडक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया सबडक्शन मतलब क्या होता है, यहां पर कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेंट वाला देखने को मिल रहा है। कॉन्वर्जेंट वाला मतलब ये सबडक्शन ये हो रहा है, दो प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में आकर टकरा रही हैं। लेकिन होता क्या है, यहां पर आप देख पाओगे कुछ ओशन सा देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ओशन सा देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर ये ओशनिक क्रस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखो यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। यहां पर क्या हो गया, ये इस प्रकार से हमारा एक इसके ऊपर ओशन हो गया, ठीक है। जो ओशन होता है ना, तो जो प्लेट होती है इसके नीचे बहुत पतली सी होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे इधर हमारा दूसरा एक तरीके से इधर लैंड हो गया, इधर ये भी इधर हमारी जो प्लेट हो गई, प्लेट टेक्टोनिक हो गई। अब ये जब आपस में टकराएंगी, ओशन और ये वाला आपस में टकराएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओशन है, जो समुद्र है, इसके नीचे पतली सी प्लेट है, ठीक है, और जो हमारा ग्राउंड है इसके नीचे काफी मोटी सी प्लेट है जिसको हम लिथोस्फीयर से बनी हुई है, आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये टकराएंगी आपस में प्लेट, तो होता क्या है, ये वाली भारी है, ये वाली पतली है, अब मतलब ये वाली हल्की है, ये वाली का वेट जो है कम है, मैं आप लोग लिख देता हूं, कम वजन में है ये वाली, और इसका जो वेट है वो ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, इसका वेट तो ज्यादा है, इसका वेट कम है, ये तेजी से आएगी और टकरा कर इसके नीचे घुस जाएगी, ठीक है, तेजी से आएगी और टकरा कर इस वाली प्लेट के नीचे घुस जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहां पर प्लेट आई, इन्होंने यहां पर आपस में टकराव हुआ इनका, टकराने के बाद तुरंत यहाँ पर नीचे की साइड घुस गए। क्यों, क्योंकि ये पे हल्की प्लेट है, ये बहुत ज़्यादा हल्की है और ये यहाँ पर बहुत भारी है, ठीक है, ये पे बहुत मोटी है, ये बहुत भारी है। तो क्या हुआ, इस भारी के नीचे यहाँ पर ये वाली हल्की वाली प्लेट घुस गई, इसके नीचे दब गई। अब क्या हुआ, इसके नीचे क्या है, लावा है पूरा का पूरा, ठीक है, लावा हम लोग देख पाते हैं। अब क्या हुआ, ये जो जितना भी सामान गया है सब यहाँ पर एक तरीके से लावा में जनरेट हुआ और यहाँ पर एक ट्रेंच बन जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये कट देखने को मिलेगा, जहाँ पर दूसरी वाली जो प्लेट है, ध्यान से सुनना, जहां पर जो हल्की वाली प्लेट है घुस जाती है नीचे भारी वाली के अंदर, वहीं पर एक ट्रेंच बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है, इसको ट्रेंच बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये वाली जो प्लेट है हल्की वाली नीचे घुसी, अब नीचे घुसने के बाद यहां पर कुछ एरिया जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर से क्या होगा, ये वॉल्केनिक इरप्ट नहीं कह सकते, लावा बाहर निकलेगा। अब जब लावा निकलेगा बाहर ठंडा होगा तो वो इस प्रकार से वॉल्केनोस बनते हुए चले जाते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है। तो इसी प्रकार का मूवमेंट हम रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में देख पाते हैं। कौन से वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। इसी प्रकार से आप देख पाओगे जैसे इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर वॉल्केनोस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉल्केनोस इसी तरीके से फॉर्म होते हैं, नीचे से लावा निकलता है, लावा निकल के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में आके ठंडा होता है, जब लावा ठंडा हो जाएगा तो वो इस प्रकार से वॉल्केनोस बनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो चुका है प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर देखने को मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर में, लेकिन यहाँ पर जो प्लेट्स है उनके बीच में सबडक्शन देखने को मिलता है। अब दूसरी जगह पर आते हैं, जो दूसरी जगह है वो है एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। अब ये एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट कौन सी है तो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ये वाली है एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, हिमालयन रीजन में आपको देख पाओगे, खासकर जो हिमालयन वाले रीजन है यहां पर सारे हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस प्रकार की बेल्ट है जहां पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, ओके। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं आपको एक पूरा वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ग्रीन वाले एरियाज है ये भी हमने देखा था, ठीक है, अभी हमने मैप को देखा था ना, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को उठाकर आप लोग इधर की साइड लगा दोगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वाला हिस्सा आप इधर बना दोगे तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है। तो ये जो एशिया है, ये जो पूरा का पूरा मैप है बेसिकली ये वाला रिंग ऑफ फायर कहलाता है, ठीक है, आधा हिस्सा ये वाला और आधा हिस्सा ये वाला, तो ये वाला रिंग ऑफ फायर कहलाता है। यहाँ पर जो आते हैं ये एक तरीके से जितना भी जो हमारा अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, ये पैसिफिक बेल्ट कहलाता है, ठीक है, पैसिफिक बेल्ट होता है। उसका जो येलो वाला रीजन है इसको हम लोग अफ्रो एशियन बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में भी अर्थक्वेक बहुत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ये वाला जो एल्पाइड बेल्ट कहलाता है, ठीक है, जो हिमालयन वाला रीजन है यहाँ पर भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स हम लोग देख पाते हैं। तो दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा रीजन है जहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ पर जो है प्लेट टेक्टोनिक्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज आप लोग देख पाओगे, ये जो बाउंड्रीज प्लेट टेक्टोनिक्स की हम लोग देख पा रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, हमने देखा कि दो जगह हमें तो पता चल गई कहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं और यहाँ पर सबडक्शन वाला मूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरा यूनिक पोर्शन है, तीसरा जो पोर्शन है वो होता है मिड अटलांटिक रीजन। ये कौन सा रीजन है तो आप इस मैप में देख पाओगे, ठीक है, तो ये वाला रीजन है बेसिकली। आप यहाँ पर देख पाओगे वो हमारा जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट हो गया, फिर उसका अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का जो ये रीजन है यहाँ वाला, इसी एरिया में क्या होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बहुत सारे भूकंप आते हैं,
अब यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट्स होता है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, रिज बनता है। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है क्या होता है यहाँ पर ये बेसिकली जो बेल्ट है बेसिकली क्या कहलाती है, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट कहलाती है। और ये रिज को रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट होता है तो यहाँ पर रिज बन जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया अभी जितने भी प्लेट्स हैं, जितने भी पहले मूवमेंट हो रहे हैं वो कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, वो सबडक्शन वाले हो रहे हैं, जहां पर आपस में प्लेट से टकरा रही हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्वर्ज हो रही हैं। कॉन्वर्जेंट वाला हम लोग कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं। अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये वाला डाइवर्जेंट है, जो एटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिल रहा है वो डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब जो प्लेटें हैं वो आपस में दूर दूर भाग रही हैं, ठीक है। जब प्लेटें आपस में दूर दूर भागती हैं, वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आप लोग को समझाया था, आपको याद होगा, हमने अभी इसको यहीं पर कवर किया है ना। तो ये देख पाओगे हमने यहाँ पर कॉन्वर्जेंट वाले को कवर किया, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट वाला हम लोगों ने समझा अभी ओशन वाले एरिया में देखने को मिलता है, एक तरफ ओशन होता है और एक तरफ लैंड होता है, वहां पर कॉन्वर्जेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट होता है वहां पर आप देख पाओगे पूरा ओशन है, पूरा का पूरा ओशन है, ये वो डाइवर्जेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला डाइवर्जेंट वाला एरिया है। यहाँ पर क्या है, प्लेट है, जो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये आपस में से दूर भाग रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। अब जब दूर भागेंगी तो क्या होगा, दूर भागेंगी तो क्रैक आएगा, क्रैक आएगा तो लावा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से ये रिजेस बन जाते हैं। तो रिजेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो ओशन हो गया, ओशन के किनारे किनारे आप देख पाओगे इस प्रकार से रिजेस क्रिएट हो जाते हैं कुछ एरियाज के अंदर। क्या हुए, इतने ऊपर कैसे आते हैं, तो इसमें ऊपर आने में इसको सालों लग जाते हैं। ये अंदर का सिनेरियो है, मान लो यहाँ पर ये ओशन के अंदर का है, तो ओशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लेट्स हैं नीचे की वापस में एक दूसरे से दूर गई तो यहाँ पर बीच का जगह खाली हुआ, बीच का जगह खाली होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लावा निकलेगा, लावा निकलेगा, पानी के अंदर पहुंचेगा, तुरंत ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद कुछ इस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं वो, ठीक है। लावा निकलने के बाद, ठंडा होने के बाद कुछ इस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं और इस प्रकार से ये रिज बन जाते हैं। तो पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से हम लोग रिजेस को देखते हैं। और अगर आप लोग देख पाओगे तो ऐसे ये जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमते 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 काफ़ी ऊपर पानी के ऊपर कुछ इस प्रकार से हम लोग को ये सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ऐसे यहाँ पर रिजेस बन जाती हैं। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात है भारत के ऊपर, ठीक है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, तो यहां पर हम लोगों ने इसको 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो भारत के अंदर आप देख पाओगे ये वाले जोन्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 जोन्स है, लेकिन 5 को मतलब 4 में कन्वर्ट कर रखा है। जोन नंबर 2 है, जोन नंबर 1 और 2 एक ही है बेसिकली, आप कह सकते हो। तो जोन 2 से ही शुरुआत करी है, जोन 2nd, 3rd, 4 और 5th। अब आप देख पाओगे जो यहाँ पर ब्लू वाले एरियाज हैं, यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, लेकिन जो ये भूकंप आते हैं ये बहुत ज़्यादा कम रिस्की होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो ये येलो वाले पोर्शन है, यहाँ पर जो भूकंप आते हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं, ठीक है। येलो वाला पोर्शन जो है हमारा ये जोन 3 के अंदर आता है। उसके बाद जो डार्क ऑरेंज वाला कलर है यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे ऊपर वाला हिमालयन वाला रीजन देखने को मिलेगा, उसके बाद ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, ये सारा आता है जोन 4 के अंदर। यहाँ पर हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यहाँ पर बहुत सारे भूकंप हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये रेड पोर्शन वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आप देख पाओगे, इधर ये वाला रीजन देख पाओगे, ऊपर ये वाला रीजन देख पाओगे, ये सारे आते हैं जोन 5 के अंदर, मतलब कि वेरी हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो काफ़ी हद तक खतरनाक आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैप है बेसिकली 2002 का मैप है, तो आप लोग देख पाओगे इस मैप के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, कहाँ पर जोन्स देखने को मिलते हैं, हमारे कहाँ पर खतरा है हमारे अर्थक्वेक्स का। ये मैंने आपको जोन 2nd, 3rd, 4th, 5th ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है हैवेना सिंड्रोम के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो यूएस के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एफबीआई, इन्होंने बोला है कि जो हैवेना सिंड्रोम है इसको हमें एक टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हैवेना सिंड्रोम जो ऐसी चीज़ आज के टाइम पर काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हैवेना सिंड्रोम की शुरुआत कहाँ से होती है, 2016 के अंदर यहाँ पर शुरुआत होती है। कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं यूएसए के, ये सब कहाँ पे होते हैं, क्यूबा के अंदर। क्यूबा के अंदर एक जगह है हैवेना, ठीक है, क्यूबा की कैपिटल है हैवेना, ठीक है। तो यहीं पर आप कह सकते हो क्या हुआ, ये जो यूएसए के डिप्लोमेट्स थे इनको कुछ डिजीनेस देखने को मिली, इनका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका शरीर के अंदर सेंसेशंस क्रिएट हो रही हैं, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ चुकी है, इनके शरीर का पानी सूख चुका है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ भूल रहे हैं, माइंड बिल्कुल खत्म सा हो चुका है, बॉडी के अंदर झंझनाहट हो रही है, कान में सनसनाहट सी आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। हालांकि कोई इंजरी नहीं हुई, कोई बॉडी के बाहर इंजरी नहीं हुई है, किसी ने कोई अटैक नहीं किया, किसी ने कोई मारा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। इस प्रकार के लक्षण बहुत सारे डिप्लोमेट्स के अंदर देखने को मिले थे क्यूबा के हैवाना के अंदर।
ठीक है। अब ये चीज़ें हुई, तब इसके ऊपर रिसर्च जारी है। देखो अभी भी पता है हमारे पास प्रॉपर जो एविडेंस होते हैं वो हमारे पास अभी भी नहीं है कि आखिरकार ये हैवेनर सिंड्रोम होता कैसे है। अभी हमारे ऊपर जो एक तरीके से जो हैवेनर सिंड्रोम है इसके ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह जारी चल रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जब ये सारी चीज़ें देखी गई तो यूएस ने क्या करा, क्यूबा को एक्यूज़ किया, क्यूबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि क्यूबा यहाँ पर सोनिक अटैक करा। सोनिक मतलब लेज़र से, जो लेज़र अटैक होता है उस लेज़र अटैक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इससे बाहर तो कोई इंजरी नहीं होगी, आपके बॉडी के बाहर कोई भी इंजरी नहीं होगी, लेकिन अंदर बॉडी के अंदर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके अंदर से, बॉडी के अंदर से जो पानी वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा और एक तरीके से वो हमारा जो सेंसेशन है बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस होने लगती हैं। हमारा माइंड जो है बिल्कुल खत्म सा होने लगता है, माइंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर यूएसए ने बोला क्यूबा कहीं ना कहीं सोनिक अटैक कर रहा है, लेकिन क्यूबा ने मना कर दिया, नहीं इस प्रकार की कोई भी चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी सब लोग घबराए हुए हैं, इवन साइंटिस्ट घबराए हुए हैं और यहाँ पर लगातार इसके ऊपर सर्चिंग जारी है, स्टडीज करी जा रही है कि हैवेनर सिंड्रोम के पीछे के कारण क्या हैं। हैवेनर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं? हैवेनर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। नौसिया हो गया, ठीक है, एक तरीके से आपको वॉमिटिंग भी आती है, सर में दर्द है, थकान सी हो गई, नींद ही नींद आ रही है, सॉरी नींद नहीं आ रही है, और सुनने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लस उसके बाद क्या है, सुनने में प्रॉब्लम्स आएगी, साथ ही साथ कान के अंदर जन सी आवाज़ आने लगी, सन 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 जैसी आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है ना कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती रहती है, जो हमारा ब्रेन है वो पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। साल 2020 की एक रिपोर्ट आई है नेशनल अकेडमिक्स ऑफ साइंस के थ्रू, इन्होंने बोला कि हैवेनर सिंड्रोम के पीछे माइक्रोवेव रेडिएशन एक सबसे बड़ा कारण है। माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से हैवेनर सिंड्रोम होता है। अगर एक व्यक्ति को खड़ा करके उसके ऊपर यह रेडिएशन डाली जाए तो इस रेडिएशन की वजह से उस व्यक्ति को यह हैवेनर सिंड्रोम हो सकता है। देखो इसको नाम हैवेनर सिंड्रोम क्यों बोल दिया गया, क्योंकि ये क्यूबा के जो हैवेना वाली जगह है यहाँ पर सबसे पहली बार इस प्रकार का यह डिजीज पाया गया था, इस वजह से इसको हैवेना नाम ही दे दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा स्टडीज़ ने बता दिया। अभी भी स्टडीज़ जारी हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। तो डिस्कस करेंगे हम लोग आखिरकार ये माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं। देखो माइक्रोवेव वेपन्स को हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक फोकस रखा जाता है, एक सोनिक और जो लेज़र होती है बेसिकली वो लेज़र मारी जाती है। लेज़र आप उस टारगेट पर मारोगे तो क्या होगा, वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से फेस कर सकता है, इस प्रॉब्लम से जूझ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो रेडिएशंस डाले जाएं तो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पर सेंसेशंस क्रिएट होने लगे, उस बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और हीट की वजह से जो उस बॉडी के अंदर पानी होता है, वाटर होता है, वो सब खत्म हो जाएगा और पर्सन को डिजीनेस सा फील होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे माइक्रोवेव के अंदर होता है। आप डेफिनेटली आपने माइक्रोवेव देखा होगा। माइक्रोवेव के अंदर आप खाना रखते हो, बर्तन के अंदर रखोगे, बर्तन को बाहर से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन खाना क्या होगा, अंदर से बिल्कुल गर्म हो जाएगा। ठीक है, खाना पक जाएगा। तो वहाँ पर माइक्रोवेव के अंदर भी यही रेडिएशंस होती हैं, उसी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि बॉडी के ऊपर से तो कोई भी इंजरी नहीं होगी। ठीक है, शरीर के बाहर कोई भी इंजरी नहीं होगी, लेकिन बॉडी के अंदर चीज़ें जो है पूरी तरह से हीट बन जाती है। मतलब चीज़ें जो बॉडी के अंदर जो है गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें सूख जाती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के अंदर आप कह सकते हो इन्हें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। इनके अंदर क्या होता है, एक हथियार का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर आप देख पाओगे लेज़र का इस्तेमाल किया गया है। इस लेज़र की मदद से यहाँ पर क्या होगा, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपने आप में कितना बड़ा ये अमाउंट है, कितना बड़ा नंबर है बेसिकली आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, उल्टियाँ आने लगेंगी, फिर शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन विदाउट इंजरी, बिना किसी इंजरी के, बिना कोई आपके बॉडी के बाहर कोई कट लगाए, कोई गोली नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन दर्द इतना होगा, बेहिसाब दर्द होगा। तो इस प्रकार से रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हैवेनर सिंड्रोम क्या होता है। तो आज के टाइम पर कौन कौन से देश हैं जिनके पास ये माइक्रोवेव वेपन्स देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे देश हैं जिनके पास माइक्रो वेपन्स देखने को मिलते हैं, उसमें से चाइना भी आता है टॉप पर। तो चाइना ने अपना पहला माइक्रो वेपन हम लोगों को पहले ही दिखा दिया था, जिसका नाम है पॉली WB1। ठीक है, इसको यहाँ पर एक एयर शो हुआ था 2014 में, तभी यहाँ पर चाइना ने अपने इस वेपन को दिखाया। यूएस के पास भी इसी प्रकार का वेपन है जिसको यहाँ पर बोला जाता है प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन है, जिसको यूएसए ने एक्टिव डिनियल सिस्टम बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो। उसके बाद क्या भारत के पास वेपन है इस प्रकार का, तो बिल्कुल रिसेंटली क्या हुआ है, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर एक प्लान का अनाउंसमेंट किया है और इन्होंने बोला कि हम लोग भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को यहाँ पर बनाने वाले हैं, इसको डेवलप करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग हाई एनर्जी लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन से बेसिकली इसको बनाया जाएगा और ये ज़रूरी भी है क्योंकि चाइना के पास ये वेपन है और प्लस
चाइना और इंडिया के आपस में काफ़ी कंसर्न रहते हैं, तो हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए इस वेपन को बनाने में काफ़ी हद तक मतलब अच्छा रहने वाला है हम लोग के लिए। कंसर्न्स की बात करें, चिंता वाली बात क्या है, तो देखो इसमें चिंता वाली बात यह है कि ये जो वेपन है ये मशीन को भी बुरा हाल कर सकता है, मशीन को भी गर्म करके उसको ख़त्म कर सकता है, प्लस ह्यूमन बॉडी को भी यहाँ पर बर्बाद कर सकता है। और इसके जो डैमेज होते हैं वो लंबे समय तक होगा, बॉडी के ऊपर भी जो लंबे समय तक डैमेज होगा, लेकिन बॉडी के बाहर कोई भी निशान नहीं आएगा, कोई भी सिंगल मार्क भी नहीं होगा, लेकिन बॉडी के अंदर से बॉडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। तो हैवाना सिंड्रोम क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया। लाउड साउंड्स आपके दिमाग में चलती रहेंगी, बार बार आपके दिमाग में टन टन सी आवाज़ आती रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सही से सुनाई नहीं देगा, मेमोरी कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, उल्टियाँ होने लगती हैं, सर में दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में चले जाता है इंसान। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं हैवाना सिंड्रोम के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पर चर्चा की गई है आधार 2.0 वर्कशॉप के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उद्घाटन किया है 3 दिन के वर्कशॉप का, जिसका नाम है आधार 2.0। यहाँ पर मेन मकसद रखा जाएगा कि जो आधार कार्ड है इसकी हम लोग जो कैपेबिलिटी है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी को हम लोग एक और बड़ा कितना बड़ा रोल दे सकते हैं, ठीक है। तो 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये वर्कशॉप चला था, तो इसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्या होगा यहाँ पर। क्या होगा कि आप देख पाओगे जो भी प्लेटफॉर्म हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, डिस्कशन किया गया, कुछ आइडियाज़ को एक्सचेंज किया गया हमारी सरकार के साथ, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत करी गई है, कुछ और भी एक्सपर्टीज़ थे जिनके साथ बातचीत की गई, साइंटिस्ट के साथ बातचीत की गई कि किस प्रकार से हम लोग डिजिटल आइडेंटिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, भारत के अंदर आधार कार्ड का क्या वैल्यू हो सकता है, प्लस भारत से बाहर हम लोग आधार कार्ड की वैल्यू को और कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो वर्कशॉप है बेसिकली इन्होंने काफ़ी हद तक डिबेट्स वगैरह रखी, डिबेट्स कंडक्ट करवाई गई कि हम लोग किस प्रकार से आधार कार्ड की वैल्यू को प्लस जो डिजिटल आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को हम लोग कैसे और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। आज के टाइम पर डेफिनेटली काफ़ी वैल्यूएबल हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग और ज़्यादा इसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड क्या होता है, यहाँ पर 12 नंबर का आपका एक नंबर देखने को मिलता है, 12 डिजिट का एक रैंडम नंबर होता है, वही आपका आधार नंबर होता है। इस आधार कार्ड को कौन सी बॉडी इशू करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसको बॉडी इशू करती है यूआईडीआई, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर आधार को इशू करती है। और किन को इशू करती है, भारत के सारे सिटीजन्स को, ताकि हम लोग एक आप कह सकते हो भारत के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। कोई भी इंडिविजुअल, उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक है, और वो भारत का रेसिडेंट है, भारत में रहने वाला नागरिक है, तो यहाँ पर वो एनरोल कर सकता है आधार नंबर के लिए। फिर उसका आगे प्रोसेसिंग जारी होगी, उसका कुछ यहाँ पर डेटा लिया जाएगा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डेमोग्राफिक डेटा, प्लस उसके बाद कोई अंगूठा लिया, जो अंगूठे का निशान होता है आपको मालूम होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर आपका आधार कार्ड आ जाता है, सरकार यहाँ पर आधार कार्ड प्रोवाइड करवाती है। देखो आधार कार्ड एक ही होता है, वापस में आप उसका डुप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है, तो एक बार वो भी जनरेट हो सकता है। तो इसके बारे में एक आइडिया रखना है। देखो ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता है, लेकिन अभी इस वर्कशॉप के अंदर आखिरकार डिस्कशन क्या हुआ, डिस्कशन ये हुआ कि किस प्रकार से आधार कार्ड का जो यूज़ है हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं। तो आधार कार्ड अपने आप में एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, सभी जगह पर आधार आज के टाइम पर लग रहा है और कंपलसरी है। तो आधार यहाँ पर की बोला गया कि आधार किस प्रकार से ई गवर्नेंस के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर हम लोग और ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधार की वैल्यू को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा की गई। then उसके बाद आधार एज एन इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हैं, मतलब कि देखो भारत के अंदर आधार की वैल्यू तो है ही है, लेकिन हम दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर आधार की वैल्यू को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, ये बोला गया, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पर आधार की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। हालांकि आपका पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसकी वैल्यू तो है, लेकिन आधार की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो आधार की वैल्यू को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस रखा गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई कि प्राइवेसी फ्रेमवर्क को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। आपको मालूम होगा प्राइवेसी को लेकर चर्चा चल रही है, और डिस्कशन भी हुआ है कि हम लोग को एक डेटा प्राइवेसी लॉ लाना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग हम लोग एक लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। आधार कार्ड के कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पास किया था जिसका नाम है आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि यहाँ पर आधार कार्ड को एज अ प्रूफ और आइडेंटिटी यूज़ करने का अलाउंस देती है, ठीक है। मतलब कि आधार कार्ड आपका एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। आधार कार्ड के अपने आप में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, गवर्नेंस काफ़ी अच्छा रहता है। आधार कार्ड की मदद से आप लोग हर चीज़ जगह पर अपने आप को वेरीफाई कर पाते हो। और दूसरा
बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो बाकी सारे डुप्लीकेट फेक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर आपका ही मतलब सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी, और प्लस आधार कार्ड से क्या होगा, जो बाकी सारा फेक चीज़ें हैं, फेक आइडेंटिटीज़ हैं, वो खत्म होती हुई नजर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के टाइम पर क्या है, आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक तरीके से डॉक्यूमेंट बन चुका है हमारे पूरे लाइफ का। उसके बाद क्या है, आधार कार्ड में परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी एड्रेस लिखवाया जाता है। तो आप यहाँ पर जहाँ पर भी एड्रेस के लिए मांगा जाए तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा पिलर, सबसे बड़ा खंभा आधार कार्ड देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आप देख पाओगे पहले भारत के पास लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। देखो, पैन कार्ड हर कोई नहीं बनवा सकता, 18 के बाद बनवा सकता है, मतलब हर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर जो ये आधार कार्ड सबका बनता हुआ नजर आएगा, तो इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक आइडेंटिटी, उनकी एक पहचान मिली है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। ये हमने आधार कार्ड के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। टुंड्रा सैटेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो सैटेलाइट सिस्टम है ये रशिया का है। तो रिसेंटली रशिया ने सक्सेसफुली अपने इस सैटेलाइट को हमारे ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया है, तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आया। अब क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट है बेसिकली एक अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सैटेलाइट है। यहाँ पर क्या होगा, जो कोई मिसाइल बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कोई मिसाइल रशिया के एक किसी भी चीज़ पर हिट करने वाली होगी, तो उसको लेकर पहले यहाँ पर रशिया के पास वार्निंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट क्या करेगा, इस कोई भी मिसाइल है उसको ट्रैक करेगा जो कि रशिया को हिट करने वाला होगा। तो रशिया का अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सिस्टम है, मतलब आप कह सकते हो अर्ली वार्निंग मिसाइल जो सिस्टम है इनका, जिसका नाम है कुपोल। रशिया का एक सिस्टम कौन सा है, कुपोल और डोम। ये जो डोम सिस्टम है ये क्या करता है, यहाँ पर कोई भी मतलब आप कह सकते हो ये रशिया हो गया, इधर कोई और दूसरी कंट्री हो गई, इसने यहाँ पर कोई मिसाइल छोड़ा रशिया के ऊपर, तो रशिया का जो ये कुपोल और डोम सिस्टम है ये क्या करेगा, उस मिसाइल को हवा में उड़ा देगा। एंटी मिसाइल सिस्टम है, रशिया के अंदर वो मिसाइल गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कुपोल सिस्टम है इसी का एक छोटा सा पार्ट है टुंड्रा सैटेलाइट, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंटी मिसाइल सिस्टम का ही पार्ट है टुंड्रा सैटेलाइट, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम क्या है, यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्स्टिलेशन है बेसिकली मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम सैटेलाइट का यहाँ पर एक पार्ट सा देखने को मिलेगा। इसको रशिया ने 2015 से लेकर 2020 के बीच में बनाया है। इस सैटेलाइट के पास पावर क्या है, इस सैटेलाइट के पास पावर यह है कि ये एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन पेलोड को लेकर जा सकता है। ठीक है, और हम लोग उस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर। इसी प्रकार का सैटेलाइट रशिया ने पहले भी यहाँ पर लॉन्च कर रखा था, ओको 1 सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, ये जो नया वाला सैटेलाइट है ये पुराने वाले सैटेलाइट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, ये बताया गया। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में, ये जो टुंड्रा सैटेलाइट है ये रशिया को कहीं ना कहीं उसके डिफेंस के मामले में काफ़ी हद तक एक तरीके से सपोर्ट करने वाला है, काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो यहाँ पर जो रशिया का खुद का एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको सपोर्ट करेगा ये सैटेलाइट, और रशिया के डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कुपोल और जो डोम सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुपोल सिस्टम बेसिकली क्या होने वाला है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल का मतलब ये होता है कि मिसाइल को हवा में उड़ा देना या फिर दूसरी मिसाइल को मार देना, उसको एंटी मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कुपोल है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, कोई भी मिसाइल आई है उसको डिटेक्ट करने के बाद ये मिसाइल जाएगी और उसको हवा में उड़ा देगी, जैसे आयरन डोम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कुपोल है बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये लॉन्च करेगा, एक तरीके से डिटेक्ट करेगा पहले मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, फिर उनके बाद उनको ट्रैक करेगा और उनको फिर खत्म कर देगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है थी आप लोग को मालूम होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है, अगर उसको बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ से छोड़ा जाए तो वो इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से अपने टारगेट को हिट करती है। क्रूज मिसाइल का जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल अलग होती है, बैलिस्टिक मिसाइल अलग होती है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो रशिया का एंटी मिसाइल सिस्टम है इसी को सपोर्ट करेगा ये टुंड्रा सैटेलाइट, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे बाद में बताया गया कि भारत के पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं, मतलब कि भारत के ऊपर अगर मिसाइल से अटैक हो जाए तो क्या भारत उस मिसाइल को झेल पाएगा, उस मिसाइल को खत्म कर पाएगा। तो बिल्कुल भारत के पास बहुत सारे सिस्टम है, उसमें से सबसे पहला सिस्टम काफी चर्चा में है S-400। आपको मालूम होगा S-400 सिस्टम को हमने रशिया से ही परचेज किया है। ये जो S-400 सिस्टम है ये क्या करेगा, हवा में बहुत सारे जो मिसाइल से उनको उड़ा देगा। ठीक है, अगर कोई मिसाइल आता है हमारे पास तो फिर हम उस मिसाइल को उड़ा पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम होता है। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा सिस्टम ये भारत के पास जिसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर सिस्टम। ये भी यहाँ पर डबल टीयर्ड सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से चाहे वो लैंड बेस्ड मिसाइल हो चाहे वो सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल हो, इन सबको डिटेक्ट करेगी और इन सबको मिसाइल को यहाँ पर उड़ा देगा। ठीक, मतलब मिसाइल हमारे कंट्री में नहीं गिर पाएगा, मिसाइल से ज़्यादा कोई दूसरी कंट्री मिसाइल
मिसाइल छोड़ दिए तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उस मिसाइल को हम लोग आराम से लड़ पाएंगे, उस मिसाइल से उस मिसाइल को आराम से ख़त्म कर पाएंगे। तो ये मेन मकसद होता है एंटी मिसाइल सिस्टम का। उसी प्रकार से तीसरा सिस्टम है भारत के पास जिसका नाम है अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पर हमारे कंट्री के थ्रू बनाया हुआ एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है, जो क्या काम करता है, ये भी मिसाइल को ट्रैक करने के बाद उनको उड़ा देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में दो और पॉपुलर इसी प्रकार के सिस्टम काफ़ी चर्चा में है, एक है आयरन डोम। तो आयरन डोम यहाँ पर इजराइल का सिस्टम है, आपको मालूम होगा काफ़ी चर्चा में था जब इजराइल और फिलिस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तब इस आयरन डोम सिस्टम ने इजराइल को बचाया, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल्स जो हमास है उसकी तरफ से छोड़े गए थे और यहाँ पर इजराइल ने क्या करा, उन मिसाइल्स को हवा में उड़ा दिया। तो वो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का। उसी प्रकार से यूएस का भी थर्ड सिस्टम है, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये सब एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल को अपने कंट्री में नुकसान नहीं होने देंगे। किसी दूसरी कंट्री से कोई भी मिसाइल आता है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इन कंट्रीज़ के अंदर। ये कंट्रीज़ आपस में मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन मिसाइल्स को टैकल कर पाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चर्चा की गई है प्रोजेक्ट स्वदेश के बारे में। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है प्रोजेक्ट स्वदेश को। और ये प्रोजेक्ट स्वदेश क्यों बनाया गया, ताकि हम लोग जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन से रिलेटेड दिमागी वाली जो बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को कम कर सकें। अब आप कहोगे इन बीमारियों को कम कैसे करेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट से, क्या बीमारी को ठीक करेंगे? नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो दिमागी जो बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी, जैसे कि एल्जीमर, पार्किंसन डिजीज़, भूलने वाली बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ये हमारे ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब का डेटा इकट्ठा किया जाएगा एक डेटाबेस में। अब डेटा एक बहुत बड़ा डेटा क्रिएट हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर वो डेटा रखा जाएगा। और उस डेटाबेस को कौन सपोर्ट करेगा? जावा बेस्ड वर्कफ्लो एनवायरनमेंट होने वाला है, पाइथन होने वाला है। जावा पाइथन या आप लोग को मालूम होगा दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा को स्टोर करके रखेंगे और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सपोर्ट करेगा हमारे स्टोरेज सिस्टम को। और वो जो डेटा होगा सारा का सारा ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर का, उस डेटा के ऊपर रिसर्च करेंगे हम लोग। रिसर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पर नए नए सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के ऊपर स्टडीज़ की जाएंगी। तो इस प्रकार से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को खत्म किया जाएगा। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पर दिमागी से रिलेटेड वाली बीमारी होती हैं। ये डिजीज़ यहाँ पर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिट करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, तो दिमाग वाला सिस्टम होता है। देखो ये जो स्किन कलर का आप देखो दिखने को मिल रहा है, ब्रेन हो गया, ब्रेन के नीचे आपको ये स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिला है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद जो ये जो आप देख पाओगे स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर से बहुत सारे यहाँ पर और भी नर्व्स निकलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो ब्लू वाला एरिया है इसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ये स्किन वाला एरियाज है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो जितनी भी बीमारी है वो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। तो क्या होगा, हम लोग अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन दोनों को रिगार्डिंग जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों का एक डेटाबेस इकट्ठा करेंगे और उस डेटाबेस पर उस डेटा पर रिसर्चेस करेंगे ताकि इन बीमारियों को कम से कम किया जा सके। अब बात करते हैं ये जो दिमागी वाली बीमारी होती है किस प्रकार की होती हैं। देखो एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और एक होती है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो यहाँ पर दिमाग में स्ट्रोक हो जाना, हेडेक, सर में खूब भरकर दर्द होना, या फिर एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, एल्जीमर डिजीज, भूलने की बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं, डेमेंशिया हो गया और भी बहुत सारे, ब्रेन कैंसर हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया। तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। और कुछ कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेफेलाइटिस, मेनिंगिटिस, टीटनेस, ये सारी बीमारियां भी होती हैं। सब हमारी दिमाग की रिलेटेड बीमारियां हैं। और कुछ यहाँ पर कभी कभी इंजरीज वगैरह भी हो जाती हैं। और भारत का सिनेरियो देखें तो जो भारत के अंदर दिमागी वाली बीमारियां हैं ये आप देख पाओगे ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, चाहे वो आप देख पाओगे कम्युनिकेबल हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल हो, दोनों ही प्रकार की बीमारियां भारत के अंदर इंक्रीज हुई हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर, छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, प्लस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इस आर्टिकल को देख सकते हो। चर्चा की गई है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो इस प्रकार के ये सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए गए हैं इन सेंटर के अंदर। पूरे जो शहर है पूरे शहर को अच्छे से ट्रैक किया जाता है, पूरे शहर को अच्छे से आप देख पाओगे ट्रैक किया जा रहा है इन सारे कंप्यूटर्स के अंदर। तो इस प्रकार के कमांड सेंटर्स होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सरकार है, सरकार ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है कि हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। कहाँ पर, अलग अलग शहरों के अंदर, जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर ही सेंटर्स लगाए जाएंगे ताकि उन शहरों को अच्छे से ट्रैक किया जा सके, अच्छे से उन शहरों को मॉनिटर किया जा सके और नए नए डेवलपमेंट्स हम लोग कर पाएँ।
तो ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद ये है कि 100 सिटीजन फ्रेंडली हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स को बना पाएँ, 100 ऐसे एरियाज बना पाएँ जहाँ पर हम लोग इन इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स को सेटअप करेंगे। ICCC को बोला गया, इनको सेटअप करेंगे हर शहर के अंदर। इससे शहर को मॉनिटर किया जा सकता है। प्लस आज के टाइम तक भी यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार के सेंटर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर हम लोग सिर्फ वाटर सप्लाई को मॉनिटर करते हैं, ट्रैफिक का जो मूवमेंट हो गया उसको मॉनिटर करते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट का मूवमेंट इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, लेकिन अब क्या है, अब हम इस छोटी छोटी चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़कर और भी दूसरी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएंगे। जो सेंटर्स है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेसिकली जो सेंटर्स होने वाले हैं कमांड सेंटर्स, यहाँ पर क्या होगा, ये मॉनिटर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स को भी। अब जो क्राइम होता है, ठीक है, शहर के अंदर क्राइम, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स होते हैं, यहाँ पर सभी जगह पर आप कह सकते हो कि जो क्राइम्स वगैरह इनको भी ट्रैक किया जाएगा। ये मेन मकसद रखा गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पर भी बहुत सारे इस प्रकार के कमांड सेंटर्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग शहरों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक तरीके से सेट किया। इनका मकसद यह है कि हम लोग 6 राज्यों के अंदर क्या करें, ये हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स को लगाएं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि आज के टाइम पर हम लोगों ने देखा बहुत सारे शहरों में, लगभग 69 शहरों के अंदर हम लोगों ने ये कमांड सेंटर्स लगाए थे, जिसके अंदर से यहाँ पर अगरतला, इंदौर और वडोदरा ये टॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस मॉडल चला है, ठीक है। और क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें लगेंगी तो वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी कैंपेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में आ जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये एक इनिशिएटिव था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू लाया गया था, कि ताकि हम लोग शहरों के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट कर सकें, उसको स्मार्ट बना सकें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि शहरों को हम लोग एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए, लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको एक स्मार्ट सॉल्यूशन मिले। तो इसी वजह से यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन को लाया गया था। इस मिशन को हम लोगों ने 2015-16 से लेकर 2019-20 तक यहाँ पर चलाया। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो, लगभग 100 शहरों के अंदर यहाँ पर ये चलाया गया। और इसके अंदर पैसा कौन देता है, तो पैसा हमारी केंद्र सरकार देती है, सेंट्रली यहाँ पर ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है। तो अब बहुत सारे शहरों के अंदर और भी हम लोग ये कमांड सेंटर्स को लगाएंगे जो कि शहरों को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये थे कुछ आर्टिकल्स। देन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो रिवीजन है उसको हम लोग आज के लास्ट के वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो हमने कल आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारे डिस्कशन किया था। सबसे पहला आर्टिकल कल हमने देखा था विमेन रिलेटेड डेटा को लेकर, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं कल वाले आर्टिकल्स का। तो आपको मालूम होगा अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लाया गया, वहाँ पर जो है विमेन के रिगार्डिंग काफ़ी सारा डेटा लाया गया है और विमेन के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। अच्छा, आप लोगों को बताना यह है कि विमेन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हैं इस डेटा के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना। इंडिया डेयरी सेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। एक चीज़ और बताना, भारत का जो पूरा संविधान है उसको फ्रेम करने में कितने दिन लगे थे, कितने साल, कितने दिन लगे थे, ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। बच्चों के अंदर एक बीमारी देखने को मिली है MIS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। कल मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन किया था। भारत के अंदर जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो लगातार कम होता हुआ नजर आया है। आखिरकार ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। उसके बाद क्या है, इंडिया आज के टाइम पर पहला रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। आप लोगों को मालूम होगा ये स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा सा काम किया है। तो यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट किया है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो ये इसी वजह से यहाँ पर इंडिया एक लीडर के तौर पर देखा जाता है इंडियन ओशन रीजन में। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन था जो कि मैंने आप लोगों को ये बता दिया है क्या क्या हमने कल डिस्कस किया था। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर मुझे इनके आंसर दे सकते हो और आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब रिकैप क्या है, तो हमने इन आर्टिकल्स का आज डिस्कशन किया। अर्थक्वेक्स के बारे में जाना, हैवेना सिंड्रोम के बारे में जाना, आधार 2.0 वर्कशॉप के बारे में जाना, तुंद्रा सैटेलाइट के बारे में जाना, प्रोजेक्ट स्वदेश के बारे में जाना, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स के बारे में जाना। आई होप आपको सारे आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।